स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है दीपक का और सच कहूं तो बड़ा ही भयानक किस्सा है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि वो सपना, खौफनाक सपना सच हो गया। आपको, हमको, सबको आमतौर पर रोजाना कोई ना कोई सपना आता ही रहता है। कई बार कुछ ऐसे सपने होते हैं जो कुछ ट्रेजिक होते हैं। हम दुआएं करते रहते हैं कि कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना आए जो हमने सपने में देखा। कई अच्छे सपने भी होते हैं, उसकी दुआ की जाती है कि काश ये सपना सच हो जाए। काफ़ी कम सपने होते हैं जो सच हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खौफनाक सपने जो दीपक को आए और उसके बाद वो सच हुए। ना ही सिर्फ सच हुए बल्कि दीपक की सारी जिंदगी बदल के रख दी, या फिर यूं कहें कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। दीपक 12th करने के बाद दीपक और उसका दोस्त सागर, ये दोनों अच्छे मित्र हैं, काफी अच्छे मित्र। या यूं कहें कि इनके पारिवारिक संबंध बन चुके हैं। वैसे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन दोस्ती की रिश्तेदारी जो है उससे पारिवारिक संबंध बन चुके हैं। दोनों जो हैं वो एक ही शहर में रहते हैं। हालांकि दोनों का घर एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, लेकिन एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के +2 में अच्छे नंबर आए और उसके बाद फिर हर एक का सपना होता है, कई सपने होते हैं और उन सपनों का पीछा करते करते फिर बच्चे जो है वो अलग अलग स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। लेकिन दीपक का सपना था आर्मी में जाने का, इसलिए वो अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले तो लिखित परीक्षा का उसने करना होता है, लेकिन साथ के साथ ही आपको भी पता है कि फिजिकल हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है आर्मी में। अब शहर में उस तरीके से खालिस चीज़ें तो मिलती नहीं, यानी दूध, घी, जिससे शरीर बनता है, अच्छे तरीके से बनता है। सो दीपक का गांव, यानी कि उसके नानी का गांव, वहां पर सोचता है दीपक कि भाई वहां पर जाकर वो तैयारी करेगा। एंट्रेंस टेस्ट की भी करेगा तैयारी, साथ के साथ ही फिजिकल की भी तैयारी वहीं पे करेगा, ताकि अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। यही सोचकर वो चला गया अपने गांव में। अब दीपक और सागर, इनकी तकरीबन तकरीबन 3 या 4 दिन में एक बार बात हो जाती। एक दूसरे को जैसे फ्रेंड्स अपडेट देते हैं कि भाई ये हुआ ये हुआ। लेकिन उसके बाद एकाएक दीपक का फोन आना बंद हो जाता है सागर को। सागर भी शुरू में सोचता है कि भाई बिजी हो गया होगा, भाई फिजिकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है, फिर थक के सो जाता होगा। चलो बात अभी पहले हमारी रेगुलर होती थी, अब कभी कभार होती है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी ओर सागर भी अपनी कुछ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तो वो भी काफी ज्यादा मशरूफ था अपने काम में। लेकिन जब कई दिन फोन नहीं आता तो चिंता तो होती है उसको। वो उसको मैसेज करता है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर उसके बाद वो फोन करता है। जब फोन उठता है तो आवाज कोई और होती है, दीपक की आवाज नहीं थी। वो उसके मामा जी की आवाज थी। जब सागर उसके मामा जी की आवाज सुनता है तो कहता है कि जी मैंने दीपक को फोन लगाया था। तो दीपक के मामा जी कहते हैं, जी मैं दीपक का मामा बोल रहा हूँ, बताइए। तो फिर सागर पूछता है कि बस उसका दोस्त बोल रहा हूँ सागर। तो मामा जी कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, अरे दोस्त क्या, तुम तो भाई हो उसके। हाँ जी बताओ बेटा। तो सागर थोड़ा सा कंसर्न शो करता है कि दीपक और मेरी बात तकरीबन हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में एक आध बार हो जाती है, लेकिन 1 महीना गुजर गया है, दीपक का फ़ोन भी नहीं आया। खुद तो मैंने शुरू में पहले नहीं किया, 1-2 बार उसके बाद मैंने करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। सब कुछ ठीक तो है। तो उसके मामा जी कुछ हड़बड़ा कर कहते हैं कि हाँ बस कुछ ना, दीपक बीमार है, वो ना आ रहा है, वापिस आ रहा है वो। तो तरह तो सागर को हैरानी होती है कि अभी तो उसका लंबा प्रोग्राम था, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहा। सागर पहले इसके कहता है, अच्छा अच्छा घर की याद आ रही होगी, कुछ दिन रहने के लिए आ रहा होगा। तो उसके मामा जी कहते हैं, नहीं फिलहाल के लिए तो वो ना ठीक ज़्यादा नहीं है, इसलिए फिलहाल वो कुछ ज़्यादा दिन ही रहेगा। तो अभी मेरे हिसाब से शायद उसका आने का कुछ प्रोग्राम है नहीं। बात काफ़ी अटपटी लगती है सागर को, क्योंकि दीपक काफ़ी एम्बिशियस था आर्मी में जाने को लेकर। जहां तक उसका मानना था कि अगर छोटी मोटी कोई बीमारी होगी भी तो वो उसको दरकिनार कर देगा, वो उसको अपने पर हावी नहीं होने देगा। तो फिर क्या कुछ और ही बात थी।
खैर अब वो दीपक के मामा जी को तो इतना जानता नहीं था, इसलिए फिर वो ज्यादा बात करता नहीं। तो फिर इंतजार करता है कि दीपक आ जाए, तभी उससे बात की जाएगी। अब एक दो दिन में वो दिन भी आ जाता है जब दीपक वापस आ जाता है। जब सागर उसके घर जाता है और दीपक का हाल देखता है, वो तो दंग का दंग रह जाता था। दीपक की फिजिक पहले से भी काफी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले कमजोर था, बल्कि वो और ताकतवर बनने के लिए गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी हालत इतनी खराब थी, वो दुबला पतला हो चुका था, मानो जैसे कोई 17 18 20 साल का लड़का नहीं, बल्कि कुछ 45 46 साल का आदमी होगा, वो भी काफी दुबला पतला। कुछ कुछ बाल उसके सफेद पड़ चुके थे, आंखों के नीचे काले धब्बे। ये सब कुछ काफी ज्यादा हैरानी होती है सागर को। अभी परिवार वाले लोग सामने बैठे थे तो कुछ कह नहीं पाता दीपक, इसलिए बस हाल चाल पूछता है और जाने से पहले कहता है दीपक की माँ को कि आंटी, अगर आपको कोई इतराज ना हो, काफी देर हो गई है, तो दीपक का इनकेस अगर मन ना लगे तो आप मेरे घर भेज दीजिए, कुछ दिन यहीं पे रहेगा। तो ऐसा कुछ इनके परिवार में था नहीं, कोई हिचकिचाहट इस तरीके की, तो आम तौर पर आना जाना लगा रहता था। आंटी भी कहती है कि हाँ मैं देखती हूँ, अगर कुछ सेहत में सुधार होता है तो मैं भेज देती हूँ। ये दिन भी जल्दी आ गया। 2 दिन के अंदर उनकी माँ का फोन आता है कि बेटा दीपक खुद ही आना चाहता है घर, तो मैं भेज रही हूँ उसको। सागर कहता है जी बिल्कुल, इंतजार करते हैं। कुछ देर तक दीपक आ जाता है। अब पहले से उसकी हालत में, जो 2 दिन पहले उसकी हालत थी, उसमें उसमें काफी सुधार नजर आ रहा था। ये बात भी सागर को हैरान करती, हालांकि वो खुश था, लेकिन उसके बावजूद ये बात भी उसको हैरान कर रही थी कि इतनी जल्दी सुधार हो गया। कहीं गाँव का पानी नहीं सिखाया? अरे गाँव में तो लोग रिलैक्स होने जाते हैं, तरोताजा होने जाते हैं, एक तरह से रिचार्ज होने जाते हैं, ये तो उल्टा ड्रेन होकर आ गया। ये उसने मजाक किया दीपक को। अब दीपक जो उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसता था, मतलब काफी इनका आपस में जो हंसी खेल चलता रहता था, उस बात को सुनकर दीपक बस जरा सा मुस्कुराया, मानो कि जैसे बहुत बड़ी परेशानी जो थी दीपक को सवार, वो उसको हंसने से रोक रही थी। फिर भी सागर इस चीज को नोट करता है, इंतजार करता है कि वो जब रात होगी, खाना वगैरह खाएंगे, जब दीपक और सागर कमरे में होंगे, तो फिर मैं कोशिश करूंगा बात करने की कि आखिर वजह क्या है, क्या दिक्कत है भाई। रात के समय में वो भी टाइम आ जाता है। तो फिर वो कहता है कि दीपक भाई, मुझे सच सच बता, दिक्कत क्या हुई है? अगर तुझसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेगा? दीपक कहता है पूछ भाई। सागर कहता है कि कुछ ड्रग्स वगैरह, ये कुछ ऐसा तो नहीं है केस? दीपक हंस के कहता है कि भाई शहर में नहीं लिए तो गांव में कहाँ ले लेता? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, बस मुझे मैंने मेडिसिन ली है, मैं सोना चाहता हूँ। अब दीपक और सागर सो रहे होते हैं, लेकिन रात के समय में सागर को महसूस होता है कि कोई उसके कान के पास बड़बड़ाया जा रहा है। जैसे ही सागर की जाग खुलती है, दीपक बिल्कुल उसके मुंह के पास होता है और उसके मुंह से लार निकल रही होती है, थूक की नहीं, खून की। सागर तो एकदम झला जाता है। वो जल्दी से उठ के साइड पे होता है, स्विच ऑन करता है, यानी कि जितनी देर तक मुड़ के स्विच ऑन करके दोबारा देखता है, दीपक आराम से सो रहा था। और वो जल्दी से अपने गालों पर हाथ लगाता है कि जो खून की लार थी, या बेड पर देखता वहां पर तो कुछ नहीं था। क्या ये सागर का वहम था या फिर कुछ और ही था? शायद आप सही सोच रहे हैं, सागर का ये वहम नहीं था। सागर अब डरते डरते फिर बेड पर लेटता है। कुछ समय बाद फिर से उसको कुछ बड़बड़ाने की आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही थी। अब सागर डर के मारे सो नहीं रहा था, इसलिए वो तुरंत उठता है, अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और दीपक की तरफ देखता है। दीपक दूसरी ओर मुंह कर कर सो तो रहा था, लेकिन बड़बड़ाए जा रहा था नींद में कुछ। सागर जैसे तैसे करके रात बिताता है, लेकिन उसको इस बात का भरोसा हो चला था कि शायद दीपक में कुछ समस्या तो है, और आज तो मैं ये पूछ के रहूंगा। सुबह होती है, दोनों उठते हैं, नहाते धोते हैं, बैठते हैं। अब सागर थोड़ा सा दीपक को इंसिस्ट करना शुरू करता है कि भाई, कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद तो पूछना बनता है मेरा। दीपक
थोड़ी सी झल्लाहट के साथ करता है कि मैं समझा नहीं क्या हुआ। सागर कहता है कि चल मान लिया तुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ। उसके बाद सब कुछ वो बताता है और दीपक की आंखें झुकी हुई थी। शायद पता तो दीपक को भी था, लेकिन दीपक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि सागर को ये बात ना पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि सागर मुझसे दूर हो जाए। ये बात सुनने के बाद उन झुकी हुई आंखों में आंसुओं के कतरे साफ तौर पर सागर को दिखाई दे रहे थे। वो दीपक के पास जाता है, उसके कंधों को हाथ लगाता है और कस के गले लगा लेता है। तो कहता है, भाई ये तू मेरा, हमने सुख भी साथ में लिया है, दुख भी साथ में झेलेंगे, इसलिए बता जो है। दीपक को विश्वास आता है और दीपक कहता है, भाई विश्वास करने लायक मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है मैं ही जानता हूं। ये बात तब से शुरू होती है जब मैंने एक छोटी सी बेवकूफ़ी की। मुझे नहीं पता था उस बेवकूफ़ी का परिणाम इतना भयानक होगा। क्या था परिणाम उस बेवकूफ़ी का, और वो बेवकूफ़ी क्या थी, ये तो इस किस्से का अगला पड़ाव, वहां पर पता लगेगा। उससे पहले अरे भाई, प्लॉट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ के साथ ही कमेंट में जरूर अपना फीडबैक बताइएगा। क्या, अब हम बढ़ते हैं किस्से के अगले पड़ाव की ओर। दीपक कहता है कि भाई तुझे पता ही है, वहां पर मैं पढ़ने के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी ले रहा था, जॉगिंग वगैरह ये सब कुछ। अब क्या है कि सर्दियां शुरू हो चुकी थी, तो गांव में वैसे भी जो लोग हैं आमतौर पर जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन सर्दियों का सिस्टम यह है कि जब तक सुबह नहीं होती, दिन नहीं निकलता, तब तक तो वैसे मतलब सन्नाटा ही रहता है। गांव में भी, ग्राउंड में भी लोग कम ही आते हैं या ना के बराबर आते हैं। अब क्या हुआ था कि कुछ दिनों से मुझे शायद एंजाइटी हो रही थी। मतलब मैं तकरीबन मुझे सोते सोते तकरीबन 2 बज जाते थे और 4:30-5 बजे के अराउंड मुझे उठना पड़ता था, ग्राउंड में जाना पड़ता था। 3 घंटे की नींद होती थी। उसके बाद फिर मैं दिन के में सो लेता था, या फिर दिन में अगर नहीं भी सोता था फिर भी मुझे रात को लेट ही नींद आती थी। अब ये सिलसिला चल रहा, मुझे लग रहा था कि शायद हवा पानी कुछ इस तरीके का बदलाव आता तो शायद हो सकता है। लेकिन यह बदलाव कुछ दिनों से आना शुरू हुआ था। उस दिन से जब से एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया, वो बैठा रहा, सबके साथ बातें करता रहा। मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद हमारे घर वाले उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तब नहीं पता था, पता बाद में चला। अब जाते जाते वो उठता है, मुझे कहता है कि बेटा मुझे दरवाजे तक छोड़ो। अब वैसे तो सभी जो घर वाले थे उनका शायद मन नहीं होगा, मेरी नानी जी ने इशारा भी किया, लेकिन मैंने शायद उसको नोटिस नहीं किया। मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने चला जाता हूँ। मेरा एक तरह से सारा परिवार पीछे से देख रहा था, शायद वो नजर रख रहा था। अब जब वो दरवाजे से बाहर जाता है तो वो अपनी जेब में से एक टॉफी निकालता है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब था। कहता है, ये खा लेना बेटा। उसने वो चीज इतनी चालाकी से दी कि मेरे घर वालों को, यानी कि जो मेरा नानका परिवार है, उनको नजर तक नहीं आई। मैंने भी वो जो टॉफी है वो जेब में डाल दी, क्योंकि एक तरह से गेट थोड़ा सा साइड में खुला हुआ था तो मैं दूसरी तरफ था, तो ये पता नहीं चल पाया कि उसने जेब में से टॉफी निकाली। अब मैंने वो खा ली, ना ही मैंने किसी से बात की। रात के समय जब खाना खाने के लिए सब बैठे, मैंने पूछा कि नानी अम्मा, दरअसल ये जो आदमी आया था, मैंने घर में व्यवहार देखा कि इतना वेलकमिंग नहीं था, जैसे कि सब चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी ये चला जाए। अब नानी कहती है, क्या बताऊं बेटा, ये जो आदमी था ना, ये सारे गांव में बदनाम है। हम इसको कुछ कह भी नहीं सकते, अगर ये घर में है तो ये कहते हैं दीपक कि अरे कोई बाहुबली है, कुछ गुंडा बदमाश। तो इनकी नानी कहती है कि अगर वो होता तो संभाल लेते, ये तांत्रिक है, काला जादू करता है, इसलिए हर कोई इससे उलझने से डरता है, और अगर किसी के घर जाता है कोई ना कोई इसका पर्पस जरूर होता है बेटा। वो तेरी तरफ काफी घूर घूर के देख रहा था। अब हम सभी के सामने तुझे कह तो सकते नहीं थे, चेतावनी तो दे नहीं सकते, तो अब कह रहे हैं इससे दूर रहना।
अगर ये रास्ते में मिले कुछ खाने को दे तो कुछ खाना मत। अभी नानी ने ये बात की ही थी, मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा रहने दो, अभी बेफिजूल में ये वहम करेंगे। शायद मेरी गलती थी, ये मुझे बता देना चाहिए था। उसी दिन के बाद से मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो गई। रात को नींद नहीं आती थी, मोबाइल वगैरह भी मैं कुछ इतना यूज करता नहीं था। अब आई फिर वो काली रात। मैं 2 बजे सोने की कोशिश की कि 4:30-5 बजे मैंने दोबारा से उठना, लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। तकरीबन 3 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करता हूँ, आज ग्राउंड जल्दी चला जाता हूँ। वहां पर जाकर कुछ समय मैं बैठूंगा, अंधेरा होगा, थोड़ी सी वॉक करूंगा। वॉक करने के बाद जब वो टाइम आएगा जिस समय मैं नॉर्मल जाता हूँ, थोड़ी सी रनिंग करूंगा और वापस आ जाऊंगा। हो सकता है कि थकावट होने की वजह से मुझे नींद आ जाए और मैं 5 बजे के आसपास वापस आ भी जाऊंगा और 2-3 घंटे सो जाऊंगा। ये सोच के साथ वो चल पड़ता है उस तरफ। अब शहर का लड़का जो ना काले जादू में इतना विश्वास करता है, ना ही स्कूल में, क्योंकि जो जो स्कूल था उस ग्राउंड का, वहां पर भी किस्सा मशहूर था कि रात के समय में वहां पर कोई जाता नहीं। कहा जाता है कि वहां पर कोई प्रेत है जो लोगों का नुकसान करता है। इन सब बातों से बेखबर नहीं, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए दीपक चला जा रहा था अपने दुर्भाग्य की ओर, और वो पहुंच जाता है वहां पर। आज उस ग्राउंड का वातावरण ही कुछ और था। आज कुछ ही चक्कर काटने के बाद दीपक को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो काफी दिनों से थका हुआ है, काफी दिनों की नींद जैसे उसे आज ही आ गई है। वो एक पेड़ की तरफ जाता है जहां पर कुछ चबूतरा टाइप कुछ बना हुआ था, सेल्फ टाइप बनी हुई थी, थड़ा टाइप बना हुआ था बैठने के लिए। दीपक वहां पर बैठता है। उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। वो सोचता है कि कुछ देर में झपकी लेता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से रनिंग शुरू करूंगा। कुछ ही देर में दीपक की आंख लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी जाग खुलती है पायलों की छनछनाहट से। ऐसा लग रहा था कि दीपक के आसपास कोई घूम रही है। दीपक जल्दी से उठता है और आसपास अपने देखता है, लेकिन आसपास सिवाय अंधकार के कुछ था नहीं। लेकिन पायलों की आवाज धीरे 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 उस स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाती जा रही थी। धुंध थी, घना कोहरा था। दीपक को लगता है कि शायद कोई लड़की है, या फिर कहीं कोई प्रेतनी तो नहीं। खुद ब खुद दीपक ये सोच के हंसने लग पड़ता है, अरे भाई तू भी इन कामों में क्या पड़ गया। लेकिन पायलों की आवाज तो आ ही रही है। क्या यहाँ पर कोई लड़की भी रनिंग करने के लिए आती है इस टाइम? क्योंकि मैं आज पहली बार ये सुन रहा हूँ। लेकिन यार वो रनिंग करने के लिए पायलों की यानी पायल डालकर क्यों आएगी? काफी सवाल मन में लेते हुए अब वो उस स्कूल की तरफ जाना शुरू करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दीपक उस स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो पायलों की आवाज भी तेज होती जा रही थी। वो स्कूल की बिल्डिंग में अंदर घुसता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। बिल्डिंग यानी कि जो बरामदा टाइप होता है, मेन कमरे नहीं। इधर उधर देखता है, लेकिन पायलों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही थी। नजर कोई नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते वो स्कूल की दूसरी ओर बाउंड्री पार कर लेता है, जहां पर कुछ छोटा सा जंगलनुमा कुछ था। अब वो स्कूल की बाउंड्री दूसरी तरफ से टाप के अगली तरफ जाता है, जहां पर छोटा सा जंगल नुमा कह सकते हैं, काफी बड़ी झाड़ियां थी। वो आवाज धीरे धीरे वही जाती जा रही थी, पायलों की। अब पता नहीं क्या सम्मोहन हो चुका था उस आवाज का दीपक पर, कि वो तो ये सोचने से भी बालातर था कि आखिर इतनी रात को पायलों की आवाज बिना किसी लड़की के, औरत के कैसे आ सकती है। धीरे धीरे अपने वो उस गंतव्य पर पहुंचता जा रहा था, जहां पर शायद कोई चाहता था कि वो पहुंचे, और वो पहुंचा। घनी झाड़ियों में जाकर वो देखता है कि एक आदमी, जिसके हाथ में एक बड़ी सी कृपान थी और एक जानवर, अमूमन बकरा, हलाल किया हुआ था, उसका सर धड़ से अलग था। वो आदमी की पीठ थी दीपक की तरफ, जिसके वजह से दीपक उसको पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन
ये जल्दी ही खत्म होने वाला था। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है दीपक की तरफ, तो दीपक उसे देखकर दंग रह जाता है। आप सही सोच रहे हैं, ये वही बूढ़ा था। वो बूढ़े का जो शरीर का अगला हिस्सा था, वो सारे का सारा खून से लथपथ था, शायद बकरे के। अब वो पायलों की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन अब वो जमीन की सतह से नहीं, कुछ ऊपर। उस तांत्रिक के पीछे एक पेड़ था। दीपक का ध्यान उस पेड़ की तरफ जाता है तो देखता है एक बड़ी ही भयानक शक्ल वाली औरत अपनी टांगे हिला रही है। ये पायलों की आवाज उसी से आ रही थी। ये उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब नजारा देखकर दीपक की आधी जान तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद जितनी ट्रेनिंग उसने की थी वो उसके काम आई। अब दीपक दौड़ लगाता है, जितनी तेज हो सके वो दौड़ लगाता है। उसे अपने पीछे तेज तेज पायल की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही है, और दहाड़ने की आवाजें जैसे कि वो बूढ़ा तांत्रिक भी उसका पीछा कर रहा है। बस दीपक एक बात सही करता है, इतनी आवाजें आने के बावजूद दीपक पीछे मुड़ के नहीं देखता और वो बस सीधा घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर में तो कुतूहल हो जाता है, क्योंकि दीपक सीधा आंगन में आके गिरता है। और जैसे ही वो आंगन में आके गिरता है तब तक उसकी वैसे ही नानी माँ जाग चुकी थी, जो गांव के लोगों की सुबह उठने की रूटीन होती है। और कुछ देर तो दीपक अपने सेंसेस में था ही नहीं। जब वो अपने सेंसेस में आता है तो फिर दीपक सारी कहानी बताता है कि ये उसके साथ हुआ। अब सारे का सारा परिवार काफी ज्यादा डर चुका था। सुबह होते ही पंडित जी को लेकर आया जाता है। पंडित जी मौली वगैरह बांधते हैं उसको और कहते हैं कि ये जो मौली है और एक गले में उनको धागा बांधते हैं, ये दोनों चीजें आपके शरीर से दूर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर से दूर हुई तो आपको नुकसान होगा। अब उस बूढ़े के साथ तो पंगा लिया नहीं जा सकता था। दीपक को लगता है कि बस एक आधे दिन की बात है, क्योंकि उसे बुखार वगैरह काफी हो जाता है। एक आधे दिन के बाद वो कोशिश करता है जाने की, लेकिन उसको घर वाले जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि आसपास के प्लॉट में ही देख लो। हालांकि दीपक इस चीज से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन शायद आज की रात उसको ये करने पर मजबूर कर देते, यानी कि वो वहां ना जाए जहां पहले जाता था। दीपक आराम से रात को सो रहा था। काफी दिनों बाद उसको कुछ नींद आनी शुरू हुई थी। दीपक सोच रहा था कि इस सब कांड में कम से कम ये तो ठीक हुआ कि मुझे नींद आई है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक सपना जो सच होगा। वो देखता है कुछ समय बाद उसे अपनी छाती पर कुछ भारापन महसूस होता है। उसको लगता है कि शायद स्लीप पैरालिसिस होगा, जिसके बारे में वो जानता था। लेकिन काफी समय होने के बावजूद उसको भारापन महसूस हो रहा था। वो शायद डर के मारे आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन कितनी देर तक। आखिर जब वो आंखें खोलता है तो वो सामने पाता है कि वही चुड़ैल उसके सामने होती है, और वो ग्राउंड में होता है, ना कि अपने घर में। वो उसकी छाती को ऐसे चीरने की कोशिश कर रही थी, और जैसे जैसे उसकी छाती में वो अपने नाखून धसा रही थी, वैसे वैसे ही जैसे दीपक की शक्ति खत्म हो रही थी। अचानक दीपक चौंक के उठता है। वो अपने आसपास देखता है, थोड़ा खुश होता है कि शुक्र है ये सच नहीं था, ये सपना था। 2-4 दिन बीतते हैं। दीपक अब थोड़ी जिद करता है कि वो ग्राउंड में जाना चाहता है। उसकी जिद पूरी कर दी जाती है, लेकिन स्पेशली कहा जाता है कि 5 बजे के बाद। अब 5 बजे के बाद कहे मुताबिक वो ग्राउंड में जाता है। आज कुछ लोग भी थे वहां पे, इसलिए दीपक को किसी तरीके का कोई डर नहीं था। लेकिन फिर दीपक को वही महसूस होता है कि वो ज्यादा ही थक गया। वो बिल्कुल उस कोने के पेड़ में दोबारा जाता है जहां पर उसे वो आवाजें सुनाई दी थी, और वहां पर
लेट जाता है। कुछ समय बाद जब दीपक की जाग खुलती है तो वो ही चुड़ैल ऐसे ही उसके नाखूनों को उसके छाती पर रखा था, जैसे उसका खून उसके नाखूनों के द्वारा उसके शरीर में जा रहा। दीपक कोशिश करता है हिलने की, लेकिन हिल नहीं पाता। फिर उसको पंडित जी की याद आती है कि जैसे ही कुछ तुम्हें बुरा महसूस हो तो हनुमान जी का नाम लेना। दीपक हनुमान जी का नाम लेना शुरू करता है और देखते देखते वो ठीक होता है। वो तो ये सोच रहा था कि शायद ये सपना होगा, लेकिन नहीं। आज उसकी छाती पर निशान थे नाखूनों के, और उसकी शक्ति यानी कि उसकी पावर, एनर्जी जाती रही। या यूं कहें कि वो डायन शायद दीपक से खून ले चुकी थी। अब दीपक जल्दी से घर वापस आ जाता है। घर आके सारी कहानी बताता है। काफी डांट पड़ती है उसको कि हमने तो कहा था ना जाने के लिए। अब उसको स्ट्रिक्टनेस कर दी गई और उसका जाना मना हो गया। शाम के समय में दीपक अपने छत पर खड़ा था। उसकी छत से उस बूढ़े का घर, उस बूढ़े तांत्रिक का घर दिखाई देता था। वो बूढ़ा जो थोड़ा सा झुक के चलता था उम्र की वजह से, आज वो देखता है कि वो बूढ़ा बिल्कुल सीधा होकर चल रहा है। दीपक को तो पहले ऐसा कुछ लगता है कि शायद उस समय वो बीमार होगा या कुछ ऐसा। वो नीचे आके अपनी नानी से पूछता है कि नानी अम्मा, वो जो बूढ़ा तांत्रिक है वो मतलब झुक के चलता है या फिर उसका मतलब ठीक है या कोई समस्या थी? तो वो नानी अम्मा कहती हैं कि नहीं नहीं, ये तो काफी देर से झुक के चलता है। दीपक कहता है कि नानी अम्मा, आज मैंने उसे दूर से देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जब ये नानी अम्मा बात सुनती हैं तो उन्हें कुछ संशय तो होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कहती हैं कि तुम उसकी तरफ इतना ध्यान ना दो। वो जो सपना था चुड़ैल वाला, जो आज सुबह सच हो चुका था, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अब तो शायद ग्राउंड जाने की जरूरत भी नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन जैसे ही दीपक को यह महसूस होता कि उसकी छाती पर कोई भार पड़ा है, वैसे ही वो औरत उसको अपनी छाती पर मिलती, जैसे वो अपने नाखूनों से खून चूस रही है। और दीपक कमजोर होता गया। एक हट्टा कट्टा आदमी जो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था, कुछ ही दिनों में सूख गया, जैसे उसके शरीर से खून की भारी कमी है। पंडित जी को फिर से बुलाया गया। पंडित जी ने कुछ देर ध्यान लगाया। उन्होंने फिर वो मोली उतार के, पुरानी दोनों धागा और मोली उतार के नई बांधी और एक बात कही कि इस घर से जल्दी से चले जाओ। ज्यादा वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पारिवारिक सदस्य जैसा था उनका, तो फिर वो बताते हैं कि आपके बेटे की जो उम्र है यानी जवानी है, वो बूढ़ा ले रहा है उस चुड़ैल की मदद से। और वो अंतर नजर भी आ रहा था। ना ही सिर्फ उसका झुकना बंद हो चुका था, अब उसके जो चेहरे की झुर्रियां थी वो भी ठीक होने लगी थी। पंडित जी ने कहा कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही तुम घर से बाहर पैर रखोगे, उस बूढ़े को पता लग जाएगा कि तुम चलने वाले हो, घर से जाने वाले हो, यहाँ गांव से दूर जाने वाले। तो इसलिए एक बात का सबने विशेष ध्यान रखना है कि बस चलते फिरते गांव से बाहर चले जाना है। जैसे कि दिमाग में आपके ये नहीं होना चाहिए कि मैं बस आप सबको बाय बाय करके जा रहा हूँ। घर से निकले यानी कि कोई सामान लेने गए, बस बाहर चले गए। जिनको ये समस्या आती है, आपको कईयों को ये सोल्यूशन का पता होगा कि सोल्यूशन ऐसे ही होता है कि जो भी चीज़ साथ में है, जैसे वो चुड़ैल, उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि वो किसी मतलब यहाँ से दूर जा रही है। इन्होंने ऐसा ही किया, ये निकल गए और शहर आ गए। ये सारा जो किस्सा था दीपक बता रहा था। अब दीपक कह रहा है कि जो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, इसकी जो शक्ति है वो काफी कम है। जो वहां पर हुआ वो तो बहुत एक्सट्रीम था। पंडित जी ने जो जो मुझे मंत्र पढ़ने को कहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ और उसकी वजह से प्रभाव काफी कम हो जाता है। सागर को तो ये बात सुनकर रोना आ गया। वो कहता है कि भाई इतना कुछ तूने सहा, मुझे बताया तक नहीं। उस चुड़ैल की ऐसी की तैसी, बूढ़े की ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ। लेकिन दीपक कहता है कि भाई बड़े खराब लोग हैं, उनसे दूर रहना है। खैर, अब तकरीबन हफ्ता दीपक को रहते हो चला था और उसके शरीर में काफ़ी बदलाव, मतलब अच्छे, दोबारा से वो अपनी पुरानी काया में वापस आ रहा था
और जो वो बड़बड़ाता था या कुछ अजीब सी हरकत करता था वो भी अब कुछ कम हो रही थी। फिर फोन आता है। दीपक और सागर बैठे हुए थे दोनों, और दीपक को फोन आता है। जैसे ही दीपक फोन पर बात कर रहा था, उसकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं रह रही थी। बहुत खुश लग रहा था। दीपक फोन काटता, सागर कहता है क्या हुआ भाई, कोई रिश्ता आ गया क्या? दीपक कहता है हंस के, अरे इससे भी बड़ी बात है। तो सागर कहता है क्या? दीपक कहता है वो बूढ़ा जिसकी बात कर रहा था मैं गाँव में, हाँ, कहता मर गया वो। जैसे ही ये बात सुनता है, सागर कहता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। तो कहता है कि मतलब अब क्या सागर? तो दीपक कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करना है, क्योंकि मामा जी ने कहा है कि अब बस वो गया तो जो भी कुछ था उसके साथ ही गया। शायद दीपक की या उसके मामा के परिवार की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उनको पंडित जी से एक बार वार्तालाप कर लेनी चाहिए थी। अब दीपक वापस जाता है। जब दीपक वापस जाता है तो कुछ ऐसा खास होता नहीं है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो मौली थी उसका रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। एक रात वो अपनी छत पर खड़ा था, क्योंकि अब कुछ दिन साफ हो गए थे। वो कहीं ना कहीं उसी घर की तरफ देख रहा था, उसी बूढ़े के घर की तरफ जो मर चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या कहा था इसको। पता नहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। कुछ देर दीपक उसके घर को झांकता रहा, फिर उसके बाद उसने अपना रुख बदला और मोबाइल पर कुछ करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद एक आवाज आती है गुर्राने की, ठीक वैसी आवाज जो पहली बार दीपक ने उस जंगल में, उस झाड़ियों में सुनी थी। दीपक डरते डरते मुड़ता है और वो देखता है कि छत पर बूढ़े की एक आदमी खड़ा है। उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। वो उसकी शक्ल तो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि ये हो ना हो ये बूढ़ा ही है। धीरे धीरे वो पास आता जा रहा था, हवा में उड़ता हुआ। ये देख के तो दीपक की चीखें निकल जाती है और वो चीखें मारता हुआ नीचे जाता है। सारा परिवार फिर से उठ जाता है, जो समझ बैठा था कि शायद ये खतरा टल चुका है। दीपक सब बयां करता है। ऐसा नहीं था कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि सब कुछ साथ में ही, सबने सब कुछ साथ में ही देखा था, साथ में ही सहा था। दीपक की यह दशा देख के पंडित जी को दोबारा बुलाया जाता है। पंडित जी जब मौली और वो धागा देखते हैं तो वो देखते समझ आते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। फिर पंडित जी हवन करते हैं, घर में ध्यान लगाते हैं, और जो बताते हैं वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। पंडित जी कहते हैं कि वो मर तो जरूर गया है। पहली बात तो ये, उसने दीपक को अपना शिकार इसलिए बनाया क्योंकि उसको पता था कि उसकी आयु खत्म हो चली है, इसलिए वो अपनी आयु दीपक से ले रहा था, उस चुड़ैल के माध्यम से। अब जब दीपक यहां से गया तो वो बूढ़ा, जिसे कहते हैं कि गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसको अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो चाहता था कि दीपक वापस आए, या कोई नया शिकार ढूंढा जाए, लेकिन इतना समय था नहीं और वो बूढ़ा मर गया। लेकिन वो चुड़ैल आजाद हो गई। अब वो दीपक के पीछे पड़ी है। वो दीपक का, यानी कहते हैं कि दीपक का खून चूसना चाहती है, और वो बूढ़े का प्रेत आज भी उस घर में है। दीपक दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार किस्मत सिर्फ एक मौका देती है, बार बार मौके नहीं देती। शायद दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पंडित जी के कहने पर काफी कुछ उपाय करने के बाद दीपक घर तो वापस आ गया, लेकिन दीपक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। एक ऐसा लड़का, एम्बिशियस लड़का, जो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था, परिवार का नाम ऊंचा करना चाहता था, रोशन करना चाहता था, आज वो घर में एक कमरे में उसको बांधा हुआ है, क्योंकि जब वो उग्र होता है तो किसी के हाथ नहीं आता। वहीं उसको खाने के लिए दिया जाता है,
वही उसका वेस्ट साफ किया जाता है। एक ऐसा लड़का जो शायद आज आर्मी में होता, देश की सेवा कर रहा होता। ये कहना है सागर का। सागर कहता है कि मैं जब भी अपने भाई को देखता हूं तो बस मुझे लगता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जो तकलीफ वो सह रहा है वो और कोई नहीं सह सकता। ऐसे लोग जो किसी का बुरा करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते, ये जो शिक्षा है या ये जो मिसाल है ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जाने अनजाने में इन तांत्रिकों के फेर में फंस जाते हैं, वस आ जाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो जानबूझकर अपना काम करवाने के लिए ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं। सही नहीं, उल्टा काम। अपने भाई से नफरत, अपने जमीन का कोई मसला, परिवार के साथ प्रेमिका को मनाना, ये करना, सब कुछ करना। अगर आपकी नीयत ही नहीं ठीक होगी तो आपका परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरा तो यही मानना है। इसलिए परमात्मा का नाम लीजिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा हो भी जाएगा, नहीं होगा तो हो सकता है कि कर्मों में कुछ खोट हो, कोशिश कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। सोचेंगे कि ज्ञान बांट रहा, लेकिन शायद 1% भी थोड़ा सा इसको सीरियसली ले लिए तो हमारी वीडियो डालने का जो मोटिव है वो तो एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन ये मोटिव भी सफल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबरशिप प्लान आप ले सकते हैं जिसमें आपको कहानियां मिलेंगी कुछ हटके, यानी कि होंगी वो हॉरर ही, लेकिन ऐसी हॉरर कहानियां जिसको मैंने कभी किसी जो अपने अपने खासकर अपने चैनल पर नेट नहीं किया। जैसे कि लाल साड़ी वाली प्रेत, काफ़ी भयानक था किस्सा, उसका काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा था। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके मेंबरशिप प्लान जो मात्र 29 रुपये पर मंथ का है, यानी कि ₹1 से भी कम एक दिन में, या फिर एक ऐसा मंगेतर जिसने दुश्वार कर दिया जीना अपनी मंगेतर का, या फिर कहें कि मंगेतर का प्रेत। ऐसा भी क्या हुआ कि जो हंसी, जो स्माइल उसकी मंगेतर को इतनी पसंद थी, वो लड़की भागती फिर रही है उसी स्माइल से, क्योंकि वो स्माइल, वो हंसी अब उसके मंगेतर की नहीं बल्कि उसके प्रेत की है, जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। पूरा किस्सा क्या है मेंबरशिप ओनली प्लान में आपको सुनने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्थ इट लगेगा तो आप ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।